नमस्कार। आप और हम सब के सभी दर्शकों का स्वागत है, सभी सदस्यों का भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। और जन्माष्टमी के संबंध में भी एक संशय खड़ा हो रहा है कि जन्माष्टमी 18 को मनाई जाए या 19 को। अब इसमें भेद ये आ रहा है कि 19 अगस्त को शुक्रवार को 11 बजे अष्टमी समाप्त हो जाएगी और 18 तारीख को सप्तमी मनाते हैं, तो सप्तमी 21-22 तक ही रहेगी और उसके बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन राशि मेष रहेगी और नक्षत्र भरणी रहेगा। तो जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो अष्टमी नक्षत्र था, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण था। तो रोहिणी नक्षत्र तो वृष राशि में पड़ता है और वृष राशि में भी काफ़ी अंदर जाके 3, 4, 5, 6 डिग्री के आसपास आता है ये। और यहाँ तो 18 तारीख को मेष राशि ही समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसे में मैं आज कृष्ण जन्म कुंडली के बारे में भी बात करेंगे और उनकी कुंडली भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कृष्ण का जब जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था, तो ब्रह्मांड में ग्रह स्थितियाँ क्या थी, उनकी विवेचना करते हैं। सप्तमी अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, 18 को होगी, 19 को होगी, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन मेरे मत में 19 श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि 11 बजे अष्टमी समाप्त हो रही है, लेकिन वृष राशि चल रही है और उस टाइम कृतिका नक्षत्र है और 1:53 पे रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। यानी अष्टमी में और रोहिणी नक्षत्र में इनमें जो संधि काल में भेद रहेगा वो 2-3 घंटे का रहेगा। लेकिन 18 को करते हैं तो अष्टमी तो प्रारंभ होगी, लेकिन नक्षत्रों का और राशि का जो ब्रह्मांड में जो चंद्रमा की जो डिग्रियों पे उनका जन्म हुआ था, उनसे तो हम बहुत दूर रहेंगे। अब कृष्ण की जब जन्म हुआ था तो उनकी वृष राशि थी और वृश्चिक में शनि था और कर्क राशि में उनके शुक्र, मंगल, राहु तीसरे स्थान पे थे, सूर्य, गुरु उनके चतुर्थ स्थान पे थे और बुध उनका पंचम स्थान में था। तो चंद्रमा के नक्षत्र से बुध पंचम का स्वामी होकर पंचम में जो उच्च का था, उसने उनको इतना ज्ञानवान बनाया कि उन्होंने गीता लिखी। और योग कारक शनि जो उनका सप्तम स्थान में था, वो नवम का, भाग्य का और दसम राज्य का, इन दोनों का कारक होकर सप्तम में बैठ के चंद्रमा को देख रहा था, सूर्य को देख रहा था, गुरु को देख रहा था। और इन ग्रहों पे दृष्टियां डालने के कारण, एक योग कारक ग्रह की इनकी भी दृष्टियां पड़ने के कारण उनकी बुद्धि और विजय की कारक बनी। शनि की तीसरी दृष्टि उनके नवम भाव में जहाँ पे केतु बैठा हुआ था उस पे कारक हुई, तो ये उनके मोक्ष के लिए कारण बना। केतु से संबंधित दोष आते हैं, राहु केतु के संबंध में उन पे हम बाद में बात करेंगे। राहु तो क्रूर ग्रह है और ये 16 साल रहता है, जबकि उसके विपरीत में केतु चलता है तो केतु का प्रभाव 7 साल ही होता है। केतु की दशा 7 साल की होती है। केतु को हम पाप ग्रह में नहीं लेते। केतु पाप ग्रह इसलिए हो जाता है कि राहु की दृष्टि उसके ऊपर है, राहु का वो हिस्सा है, इसलिए हो जाता है। बल्कि केतु महान आत्माओं का परिचारक है। आपके इंद्रिय ज्ञान का कारक केतु होता है। केतु की वजह से ही आपके जितने महापुरुष होते हैं
उनका जाना और आना केतु की दशा में ही होता है। तो केतु की दशा सिर्फ इसलिए कष्टकारक होती है कि वो राहु से सप्तम है, क्योंकि और केतु के बाद तो शुक्र आता है। इसलिए केतु को संभालना, केतु में अपनी चीज़ों पे नियंत्रण रखना, विवेक पे नियंत्रण रखना, बुद्धि पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से अब इनकी कुंडलियों में देखते हैं कि तत्व में क्या क्या था। कृष्ण की कुंडली में जल तत्व में 4 ग्रह थे, पृथ्वी तत्व में 3 ग्रह थे, अग्नि तत्व में 2 ग्रह थे और वायु तत्व में उनकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं था। मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों में उनकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं था। और इसीलिए उनको इन्हीं ग्रहों ने, इन्हीं तीसरे स्थान पे और पंचम स्थान पे बुद्धि, चतुर्थ स्थान पे उच्च का चंद्रमा, और इन्हीं ने उनको इतना ज्ञानवान बनाया। और बृहस्पति और सूर्य की युति केंद्र में हुई, चतुर्थ स्थान में। सप्तम स्थान में शनि योग कारक हुआ, और शनि जिसकी कुंडली में योग कारक हो जाए तो उसके जीवन की तो आधी समस्या ही खत्म हो जाती है। अब मेरा निर्धारण तो यही रहेगा कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाए। शुक्रवार है, रात को 11 बजे, भले ही अष्टमी समाप्त हो रही है, आप 11 बजे से पहले इसको करें। और थोड़ी देर बाद जब तक आप पूजा पाठ करेंगे वो करेंगे, तब तक उनका रोहिणी नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा 1:53 पे। अब इससे संबंधित एक विशेष समाधान भी हम बताते हैं कि जिन स्त्रियों को संतान के संबंध में कष्ट हो, वो इस दिन कृष्ण मंदिर में चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। आपके सामर्थ्य आप सोने की भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन चांदी की तो अवश्य चढ़ाएं। और बाकी अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी आपकी श्रद्धा हो उस तरह से करें, तो उनको संतान के संबंध में प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर भी अगर इससे संबंधित कोई समस्या अगर आपको है तो आप हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि संतान संबंधी समस्या का ज्योतिष से समस्याओं का भी पता लगता है। और संतान जो वंश वृद्धि के लिए आती है परिवार में, उसका कारक सिर्फ माता पिता नहीं होते, दादी, उनसे ऊपर की पीढ़ियाँ, नाना नानी, उनसे पीछे की पीढ़ियाँ, मातृपक्ष की, पितृपक्ष की, इनके कर्मों के फल संतान के रूप में जन्म लेते हैं। इसीलिए कुंडली में पंचम स्थान होता है वो संतान का होता है, नवम स्थान भाग्य का होता है, और पंचम स्थान नवम का भी भाग्य होता है। तो पूर्वजों का भाग्य भी संतान के रूप में आती है। संतान अच्छी आती है, बुरी आती है, ये पूर्वजों के भाग्य हैं। माध्यम माता पिता है। इसीलिए संतान में एक जो जनरेशन गैप की बात हम करते हैं वो इसीलिए होती है कि संतान के अंदर जो गुण आते हैं वो पीढ़ियों के होते हैं। व्यवहार होता है वो माता पिता का होता है। इसलिए पिता पुत्र में जो एक थियोरिटिकल, व्यावहारिक, वैचारिक जो संघर्ष है वो हमेशा रहेगा। इसको हम दूर नहीं कर सकते। इसको दूर करने के लिए परंपराओं के बंधन है। जब हम अपनी पारिवारिक परंपराएं, आध्यात्मिक परंपराएं, व्यवहारिक परंपराएं जो हमारे वंश में चलती रही हैं, जो हमारे चेतन अवचेतन अचेतन मन के कारक हैं, उनके हम पालन करेंगे तो ये व्यवधान आने वाली पीढ़ियों में कम होंगे। और ये हमारे ऋषि मुनियों का इतना बड़ा विज्ञान और सिद्धांत है कि
इसकी वैज्ञानिकता परखने के लिए जो भी पति पत्नी संतान के संबंध में पीड़ित हैं वो अपने मेडिकल रिपोर्ट का हम लोगों के ज्योतिष के विज्ञान से कंपैरिजन कर सकते हैं। और जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब की बार के रक्षाबंधन पे जिस तरह से लोगों ने में एक जागृति आई और लोगों ने कलेक्शन किए, लोगों ने जो विदेशों तक में इनके ऊपर जो तर्क वितर्क आए तो उससे उसको लोग परखते रहेंगे, उसके बारे में जानते रहेंगे, उसके बारे में जागरूकता करते रहेंगे। तो ये हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास होगा और मेरी संस्था आप और हम सब इसी के लिए कार्य करती है। और इसीलिए मैं सबसे पहले ये वीडियो जन्माष्टमी के संबंध में भी डाल रहा हूँ कि आप खुद दूसरों को देखें कि विषय क्या है। इन बातों पे हम बाद में आएंगे कि ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं और ये तिथियां विचलित क्यों हो रही हैं। ये एक ज्योतिष का गणितीय सूत्र है, उनकी वजह से ही होते हैं। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।